हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में और यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निमोनिया। तो निमोनिया के केस में लंग्स मतलब कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है या फेफड़ों में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग किस कारण से होती है? ये होती है बैक्टीरिया या वायरस या फंगस के इन्फेक्शन के कारण। अगर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है तो यहाँ पर जो पेशेंट का एल्वुलाई होती है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से फेफड़ों में बाहर चला जाता है। तो ये काम एल्वुलाई का होता है। अब जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन के कारण हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तब यहाँ पर पस भर जाती है जिसको हम फिल्लेम, बलगम या म्यूकस के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही ये बलगम हमारे फेफड़ों की एल्वुलाई में भर जाता है तो हमको यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी सिचुएशन को हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो पहला टेस्ट होता है CXR, मतलब कि चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे की हेल्प से यहाँ पर जानते हैं कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ एक्सरे में अगर हवा भरी होती है तो वो ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर म्यूकस या बलगम या फिल्म या पस या ब्लड अगर होता है तो वो एक्सरे में वाइट कलर की दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो एक धब्बा देख पा रहे हैं ये एल्वुलाई में भरे पस या बलगम या म्यूकस का है। तो ये डिजीज एक्सरे है और ये नॉर्मल एक्सरे है। अब यहाँ पर दूसरा टेस्ट होता है स्प्यूटम या फिल्म या म्यूकस टेस्ट, जिसको हम बलगम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे बलगम का टेस्ट किया जाता है और उससे पता लग जाता है कि लंग्स में कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो इन टेस्ट की हेल्प से ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो पहली मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? पहली आती है एजिथ्रोमाइसिन। ये 250 मिलीग्राम में भी आती है और 500 मिलीग्राम दोनों में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओडोक्सिल 500। उसके बाद आती है ऑफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन आती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी डोज की। तो यहाँ पर 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम इसको दिन में ओडी देना होता है, मतलब कि दिन में एक ही बार देना होता है। नेक्स्ट ओडोक्सिल 500 को आप दिन में एक बार दे सकते हैं और 2 बार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है ऑफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन। तो ये अगर 200 मिलीग्राम की है तो ये दिन में जो है ओडी भी दे सकते हैं और बीडी भी दे सकते हैं। ओडी मतलब वंस अ डे और बीडी मतलब दिन में 2 बार। तो यहाँ पर अगर इन मेडिसिन से काम नहीं बन रहा होता है तो यहाँ पर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंजेक्शन में मोनोसेफ इसका एक ब्रांड नेम होता है, जबकि इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो सेफ्ट्राइक्सोन मेडिसिन होती है। तो ये भी एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। यहाँ पर मोनोसेफ का 1 ग्राम भी यूज कर सकते हैं और 2 ग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो पर डे या तो 1 ग्राम दीजिए पेशेंट को या 2 ग्राम पर डे दे सकते हैं। और इसको हम IV या IM दोनों तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ और मेडिसिन का भी यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि पेंटाकाइन DSR। इसकी डोज की बात करते हैं तो ये बिफोर मील, खाने से पहले दिन में 1 बार इसको देना होता है। दूसरी मेडिसिन आती है डेक्सोना, जिसमें होता है डेक्सामेथासोन। तो जिन मेडिसिन के अंत में सोन टर्म आ जाता है उसका नेचर स्टेरॉइडल होता है। तो पेंटाकाइन DSR के साथ साथ ये मेडिसिन भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे ये लगभग 10 मिलीग्राम आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल कब पेशेंट को देनी होती है इसके साथ में? जब पेशेंट को बुखार आ रहा होता है तो उसके बुखार को उतारने के लिए डोलो देनी पड़ती है। डोलो इसका देखिए ब्रांड नेम होता है और इसके अंदर होता है पैरासीटामोल। तो कितना अमाउंट पैरासीटामोल का पेशेंट को देना चाहिए? तो इसका एडल्ट का मैक्सिमम डोज जो होता है वो 3000 मिलीग्राम पर डे आप पेशेंट को दे सकते हैं, जबकि 10 से 15 साल की एज में ये लगभग 2000 मिलीग्राम पर डे आप पेशेंट को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस मेडिसिन को पर डे आप पेशेंट को BD दे सकते हैं और OD भी दे सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ एस्थलीन का भी यूज कर सकते हैं। एस्थलीन में होता है सल्ब्यूटामोल सल्फेट। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 मिलीग्राम भी होती है और 4 मिलीग्राम भी होती है।
अब जान लेते हैं इसके काम के बारे में। तो ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। अब ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है? तो जैसे कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर ये होती है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया ही देखिए फर्दर आगे जो है डिवाइड हो जाती है और वहाँ बनते हैं ब्रंक्यूल्स। अब ये ब्रंक्यूल्स में जो मसल्स होती हैं ये उसको फुलाने का काम करती है, तो ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। तो ये जो हमारा हवा का पाइप होता है, तो एक केस में यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ है, जैसे ही हम ये मेडिसिन लेते हैं ये फूल जाता है। तो ये जो बी केस है देखिए, तो यहाँ पर बी केस में ये जो रास्ता था ये जो है फूल जाता है। तो ये मेडिसिन इस रास्ते को जो है फुला देती है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, तो ये एयर पाइप की जो मसल होती है इसको रिलैक्स करके देखिए ये इसको फुला देती है। और इसका यूज होता है सीओपीडी पेशेंट में। सीओपीडी मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या मतलब होता है? क्रोनिक मतलब होता है देखिए लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है देखिए रुकावट, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो देखिए फेफड़ों में लंबे समय से अगर सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब कि किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर इसको बोल दिया जाता है सीओपीडी। तो सीओपीडी पेशेंट में ये काम करती है। यहाँ पर खांसी में और बीजिंग, जब हम सांस लेते हैं तो एक सीटी टाइप की आवाज सुनाई देती है जिसको हम जो है वीजिंग के नाम से जानते हैं। और सांस लेने में अगर किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो एस्थलीन का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर निमोनिया के केस में इन मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।